अच्छा, जिन लोगों को लगता है कि ओम्स लॉ एक जस्ट एक स्टेटमेंट है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता, या वी इज इक्वल आई आर पे कुछ फॉर्मूले से कुछ न्यूमेरिकल होते हैं, तो आप बहुत गलत सोचते हो। ठीक है, ओम्स मैंने बताया ओम्स लॉ, किरचॉफ्स करंट एंड वोल्टेज लॉ, यही वो फंडामेंटल लॉ है इस पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, जिनसे हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, और इस बात को जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास अभी दो बहुत ही प्यारे से एग्जाम्पल हैं, जिनसे मैं आपको बताऊंगा ओम्स लॉ कैसे काम करता है। ये जो भी हम पढ़ते हैं वो सब कहीं ना कहीं ओम्स लॉ और केवीएल केसीएल से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल पे आते हैं। ये प्रॉब्लम कुछ ऐसी बोल रही है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप में कंडक्टिंग वायर है और इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो रेडियली वेरी कर रही है, और यदि आप एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे पी और क्यू के बीच में, उस मोमेंट पे इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। ये पोटेंशियल इसलिए मेंशन करना पड़ता है कि आप कैसे चाहते हो, करंट किस डायरेक्शन में आप फ्लो चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका रेजिस्टेंस डिफाइन होता है। लेंथ की तरह कौन सा पार्ट एक्ट करेगा, एरिया की तरह कौन सा करेगा, उसके लिए ज़रूरी है कि आप पोटेंशियल किस तरीके से अप्लाई करते हो। बराबर है। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल पे आते हैं। मुझे अभी के लिए कुछ नहीं पता, ना मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने कभी पढ़ा है, अभी बस मुझे ये पता है कि ओम्स लॉ कुछ होता है, मैं उसकी हेल्प से कुछ देखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे यदि मैं पी और क्यू के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूँ, लेट सपोज कि जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरे पास है वी। ठीक है, मैं अभी कुछ वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देता हूँ, देखते रहिए स्टोरी को। यहाँ पे पी और क्यू के बीच में मैंने एक बैटरी की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, और ये पोटेंशियल डिफरेंस मानता हूँ वी। वी अप्लाई करने से सपोज यहाँ पे एक आई करंट फ्लो होने लग जाए। ठीक है, अब यहाँ पे यदि एक्सपेरिमेंट आप एक पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो तो उसकी वैल्यू पता है, और यहाँ करंट फ्लो की तो वो भी आप मेजर कर सकते हो। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा, आप लिखते हो ना ओम्स लॉ क्या बोलते हैं, जो हमारा फाइनल था वी इज इक्वल टू आई आर, कुछ ऐसी स्टेटमेंट निकल गया है ना। तो यहाँ से आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस इज बेसिकली रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल एंड द करंट फ्लोइंग। तो इस वी और आई का रेशियो निकालना है। अब आप जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो करंट इस तरीके से फ्लो होगी। अब मैं पूरे पार्ट को एक साथ देखने बजाय मैं इसका एक छोटा सा सेगमेंट ले रहा हूँ। इस पार्ट को थोड़ा आराम से देखिएगा। इस तरीके से मैं एक सेगमेंट ले रहा हूँ, एक होलो सिलेंडर ले रहा हूँ जिसकी रेडियस, इनर रेडियस स्मॉल आर है। एक होलो सिलेंडर जिसकी इनर रेडियस स्मॉल आर है, और जो आउटर रेडियस है वो बेसिकली मेरे पास स्मॉल आर प्लस डी आर। थोड़ा सा मैं इसमें वेरिएशन कर रहा हूँ, आर के अंदर हल्का सा रेडियल वेरिएशन कर रहा हूँ। समझ पा रहे हो मैं किस पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ ये जो रीज़न आएगा ना, इस रीज़न के बारे में अब हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो रीज़न आएगा हमारे पास, इस रीज़न के साथ क्या होने वाला है वो बात करती है। मैंने हल्का सा विड्थ लिए डी आर। ठीक है, दोबारा देखते भाई। तो मैं बोल सकता हूँ इतने से पार्ट में, ये मैंने जो छोटा सा यहाँ एक क्रॉस सेक्शन बनेगा जो रिंग की शेप में, ठीक है, इतने से पार्ट में कुछ करंट फ्लो होगी। लेट सपोज छोटी सी करंट डी आई फ्लो हो रही है। कितनी फ्लो हो रही है? डी आई। और यहाँ पी और क्यू के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो पोटेंशियल डिफरेंस वी, वो मैं क्या लिख सकता हूँ, यदि मैं इतने से पार्ट की करंट ले रहा हूँ तो इतने से पार्ट का ही रेजिस्टेंस लूँगा, वी इज इक्वल टू आई आर। क्योंकि इस सिलेंडर, होलो सिलेंडर के दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई हुआ है, इसमें कुछ एलिमेंटल करंट फ्लो हो रही है क्योंकि मैंने एरिया का एक छोटा सा पार्ट है सिलेंडर। ठीक है, पूरा एरिया कवर नहीं हो रहा। यहाँ जो रीजन बनेगा ये होलो सिलेंडर, इसका रेजिस्टेंस कितना है वो लिख रहे हैं। उस पार्ट का रेजिस्टेंस लिख सकते हो, रेजिस्टेंस होता है डेंसिटी से रेजिस्टिविटी रो एल अपॉन एरिया। एरिया कितना है वो होगा क्रॉस सेक्शन एरिया 2 पाई आर डी आर। क्या ये स्टोरी समझ में आ रही है अब तक?
अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर आप सीधे ही लिख देते वी इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस तो हमें कैलकुलेट करना है इस पूरे पार्ट का, कि इस पूरे पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है, यही हमें कैलकुलेट करना है। और वो जो है ना रो एल बाई ए, वो फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा सकते कि थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास रेजिस्टिविटी एक जैसी नहीं है, इसलिए मैंने छोटे से सेगमेंट पे लगाया। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास आ रहा है वी और मल्टीप्लाई बाई ये इधर ऊपर आ जाएगा 2 पाई आर डी आर मल्टीप्लाई बाई ये जो आपके पास 1 अपॉन रो चला जाएगा। रजिस्टिविटी क्या लिया है, रो नॉट आर अपॉन ए, तो आपके पास ए ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा रो नॉट स्मॉल आर। ठीक है, उधर के साइड में हमारे पास बचेगा डी आई, चलेगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी कि मैं छोटे छोटे पार्ट को मैं इंटीग्रेट करने वाला हूँ। ऐसे बहुत सारे होलो सिलेंडर जिनकी रेडियस ए से 0 से लगा के ए तक वेरी करेगी, रेडियस यदि मैं 0 से ए वेरी करूँ तो बहुत सारे डी आई एलिमेंटल करंट आएगी, वो सब मिलके टोटल करंट आई बन जाएगी। और सारे होलो सिलेंडर के लिए वी एक जैसा पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो बाहर आ जाएगा। 2 पाई नंबर है, बाहर आ जाएगा, स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल आउट, और ये आपके पास रो नॉट बाहर आ जाएगा, स्मॉल ए भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ डी आर, और इधर के साइड में करंट आई। लिमिट आपको पता है 0 से ए, 1 का इंटीग्रेशन आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ए माइनस 0 ए। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, ये बन रहा है वी मल्टीप्लाई बाई 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू करंट आई। देखिए हमारा काम बहुत आसान हो रहा है। यहाँ से लिख सकते हैं ना वी अपॉन आई, ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है रो नॉट डिवाइड बाई 2 पाई ए स्क्वायर, और इन दोनों का जो रेशियो होता है पोटेंशियल अपॉन करंट, क्या वही हमारा रेजिस्टेंस होता है, तो हमें रेजिस्टेंस मिल गया। क्या मैंने इस पूरे डिस्कशन में कहीं कोई सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ भी वर्ड यूज़ किया है क्या, नहीं किया ना। तो मैं बस ये एहसास दिलाना चाह रहा हूँ कि ओम्स लॉ एग्जैक्टली क्या, बिल्कुल मैं इसे सीरीज पैरेलल के हेल्प से भी सॉल्व करूँ। जो सीरीज पैरेलल में जो पढ़ते हैं ना वो इन्हीं से डिराइव होता है। सीरीज पैरेलल से ओम्स लॉ डिराइव नहीं हुआ, ओम्स लॉ से वो चीज़ें डिराइव होती है, वो हमारा एक ईजी वे है चीज़ों को सॉल्व करने का। इन्हीं का एक पार्ट हम उसको सेपरेटली पढ़ लेते हैं, ठीक। बाकी फंडामेंटल चीज़ यही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया, और इसका बिल्कुल एक आइडेंटिकल एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाले ले लीजिए। ये गिवन है कि यहाँ पे जो रजिस्टिविटी है वो आपस लेंथ के अलॉन वेरी करे। P से X डिस्टेंस पे रजिस्टिविटी इस फॉर्मूले के थ्रू वेरी करेगी, और अगेन आप P और Q के बीच में रख रहे हो तो कितना क्या होगा। बहुत बढ़िया बात है। फिर से मैं यहाँ काम करता हूँ कि मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक बैटरी अप्लाई की है, और इस बैटरी की वजह से बैटरी का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं। लेट्स सपोज दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज V, ठीक है। और इस V पोटेंशियल डिफरेंस से इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो होगी, ठीक है। हम उस करंट पे आते हैं। मान लेते हैं वो करंट यहाँ जो फ्लो होने वाली वो आपके पास I है, और V और I में रिलेशन है। ये जो करंट I है पूरे में आपके पास हर जगह एक जैसी जाएगी। मैं छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ, आराम से देखिएगा। P से X डिस्टेंस पे dx विड्थ कंसिडर कर रहा हूँ, तो आपको छोटी सी एक डिश मिलेगी। इस dx विड्थ की वजह से एक छोटी सी डिश मिलेगी। P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो सब में P से Q तक का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो छोटे से विड्थ में एक छोटा सा यहाँ भी एक डिफरेंस आया होगा पोटेंशियल डिफरेंस। लेट्स सपोज दैट डिफरेंस इज dV, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब मैं लिख सकता हूँ छोटे से रीजन के ऊपर हमारा अप्लाइड पोटेंशियल है dV, तो ओम्स लॉ से मैं क्या लिखूँ, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ करंट तो हर जगह पूरे में एक ही जैसी करंट दौड़ेगी, जो P पे एंटर ले रही है वही Q पे एग्जिट लेगी, तो करंट I मल्टीप्लाई बाई इस छोटे से पार्ट का रेजिस्टेंस।
छोटे से पार्ट का रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस होता है हमारे पास रो लेंथ, इस पर छोटे से पार्ट की लेंथ कितनी है डी एक्स, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है कैपिटल ए, तो ये आ गया। अब अगेन यदि मैं दोनों पार्ट को इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड की बात कर रहा हूँ, तो करंट आई तो आपके पास थ्रू आउट द लेंथ एक जैसी, इसलिए मैंने आई को बाहर ले लिया पहले ही। अब आप ये जो लेंथ है इसको वेरी करवाते हो 0 से L तक, यानी P से Q तक पहुँच गए, तो सारे dV मिल जाएंगे और टोटल पोटेंशियल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। करंट आई, क्रॉस सेक्शन एरिया भी हर जगह एक जैसा है तो वो भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं रेजिस्टिविटी, उसका फॉर्मूला क्या है रो नॉट एक्स अपॉन एल, तो ये आ जाएगा रो नॉट एक्स डिवाइड बाई एल डी एक्स, लिमिट 0 से एल। क्या बन रहा है चेक करो, आई अपॉन ए बाहर आ जाएगा, रो नॉट एक नंबर है बाहर आ जाएगा, एल भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचा एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ये होगा। लिमिट पुट करें 0 से एल, तो ये बनेगा हमारे पास आई मल्टीप्लाई बाई रो, ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा ए एल, 2 भी बाहर ले लेता हूँ, और ये बनेगा एल स्क्वायर, -0 तो वो 0, तो एक एल से एक एल कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास ये बन रहा है V इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई रो नॉट एल डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए, ये बच रहा है। अब आप रेशियो देखोगे तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। क्या हमने कहीं भी यहाँ ओम्स लॉ इक्विवेलेंट वगैरह कुछ बोला नहीं बोला, लेकिन पूरे वायर का रेजिस्टेंस हमें पता चल गया। समझ में आ रही है दोनों प्रॉब्लम आपको? तो इन 2 एग्जाम्पल से मैं आपको ये एहसास दिलाना चाह रहा हूँ कि ओम्स लॉ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप कैसी भी प्रॉब्लम में कहीं भी फंसो, ओम्स लॉ के बारे में सोचिए, KVL के बारे में सोचिए, KCL के बारे में सोचिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कीजिए। मैं एक बार प्रॉब्लम समझा देता हूँ क्या गिवन है। एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया नॉन यूनिफॉर्म है और पूरे में जो आपके पास कंडक्टिविटी है वो एक जैसी है, रेजिस्टिविटी रो एक जैसी है, लेंथ L है और जिसकी रेडियस A से लगा के ट्वाइस ऑफ A तक वेरी कर रही है। और जब P और Q के बीच में बैटरी लगाओगे तब ये पूरी स्ट्रक्चर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल आसान है। आप यहाँ से, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, अब यहाँ से x डिस्टेंस पे dx विड्थ लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप dx विड्थ कंसिडर कीजिए और यहाँ छोटे से विड्थ पे एलिमेंटल पोटेंशियल मानिए। पहले बैटरी लगाओगे, जैसे ऊपर वाली प्रॉब्लम की थी ना, बिल्कुल यहाँ भी वैसे ही अप्रोच कीजिए, आपका आंसर पक्का आएगा, ठीक है। आपका आंसर आप मेरे को ज़रूर बताइएगा क्या आंसर आ रहा है, ठीक है।